वेलकम बैक टू DM भट्ट ग्रुप ट्यूशन, अ प्लेस फॉर ऑल द रैंकर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू की कुछ एक्टिविटीज़ को कंप्लीट किया था। तो अब आप आ जाइए यूनिट नंबर 4 माय पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो आज हम उसकी एक्टिविटी नंबर 5 जो है वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट अ समरी ऑफ UFOs इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स। तो यहाँ पे हमें UFO के बारे में एक समरी लिखने के लिए बोला है। प्लेन्स और प्लैनेट्स नाम का हमें टॉपिक दिया गया है उस पे। तो देखिए, समरी में आपको ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है। ये 5 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये आप याद कर लीजिए। हर एक चैप्टर में ये पॉइंट्स आते ही हैं। लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा था ये वाले पॉइंट्स जो थे वो तो आ ही रहे थे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है समरी न्यूट्रल होनी चाहिए, फिर वो अबाउट द सोर्स होनी चाहिए, रेफरेंस इज द सोर्स, स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स, कंटेन्स अ फ्यू डिटेल्स दैट शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया। समरी जो होनी चाहिए वो किसी स्रोत के बारे में होनी चाहिए, किसी सोर्स के बारे में होनी चाहिए, वो न्यूट्रल होनी चाहिए, ना इधर की ना उधर की, यानी कि एकदम न्यूट्रल होनी चाहिए जो समरी होती है वो। फिर समरी रेफरेंस करने चाहिए सोर्स को। ओके, जो स्रोत है वो हमेशा ही रेफरेंस होना चाहिए। फिर वो स्टार्ट कहाँ से करनी चाहिए? तो स्टार्ट मेन आइडिया पर से करनी चाहिए, यानी कि इट स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स। स्रोत के सबसे ज़्यादा मेन आइडिया जो होता है उससे उसको स्टार्ट करना चाहिए। और बाद में कंटेन्स अ फ्यू डिटेल्स दैट शो हाउ द ऑथर एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया, यानी कि उसमें डिटेल्स होने चाहिए कि कैसे जो ऑथर है, कैसे जो लेखक है वो अपना जो मेन आइडिया है उसको एक्सप्रेस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, रिमेंबर टू। तो यहाँ पे कुछ हमें याद रखने के लिए बोला गया है, तो वो देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हमें समरी को लिखते वक्त ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट है रीड एंड अंडरस्टैंड द सोर्स, यानी कि सबसे पहले आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसमें आप सबसे पहले समझिए और रीड कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए सोर्स क्या कहना चाहता है उसके बारे में। फिर बाद में रेफरेंस द सोर्स एंड राइट द मेन आइडिया इन 1 or 2 सेंटेंसेस। फिर आप जो सोर्स है उसको आप रेफरेंस कर दीजिए और बाद में 2 या 3 सेंटेंसेस में उसे लिखने की कोशिश कीजिए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन आइडिया ही जो है अपने दिखाया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। Add a few details, 3 to 4 sentences that best show how the author expressed the main idea। यानी कि देखिए, ये पॉइंट आपका काफ़ी ज़्यादा IMP वाला पॉइंट हो जाता है कि आपको कुछ डिटेल्स ऐड करनी है। 3 से 4 सेंटेंसेस के अंदर अंदर ये डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए कि जो मेन आइडिया जो है उसको दिखाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर एक बार हम देख लेते हैं। Taking all the above features in the consideration, the summary is written. Please find it soon after the new words in this unit। यानी कि पेज नंबर 60 पे आपको न्यू वर्ड्स जो है वो दिए गए हैं, तो आप उसको जाके रीड कर सकते हैं। अब आ जाइए आप एक्टिविटी नंबर 6 पे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एक्टिविटी नंबर 6 जो है वो हमसे क्या कहना चाहती है। चलिए, the main idea of the short article UFOs in India, planes or planets is that UFOs have been sighted and there are different ideas about what they might be. The article expresses its main idea by gathering information from a number of different sources. Each source gives different information about UFO sightings. Read the article carefully and record the information that each source gives। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है हमें कि जो शॉर्ट आर्टिकल था, जो छोटा सा आर्टिकल था UFO इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स करके जो आर्टिकल था, उसमें क्या है कि मेन आइडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में हमें बता दिया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? तो UFOs जो है वो साइट किए गए हैं, यानी कि UFOs देखे गए हैं और डिफरेंट आइडियाज़ भी उसके बारे में लिखे गए हैं। और ये आर्टिकल और क्या एक्सप्रेस करता है? तो मेन आइडिया भी वो एक्सप्रेस करता है। और वो मेन आइडिया कहाँ से एक्सप्रेस करता है? तो डिफरेंट स्रोत को लेकर, डिफरेंट सोर्सेस के कारण वो जो है अपना मेन आइडिया जो है उसको एक्सप्रेस करता है। ईच सोर्स गिव्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द UFO साइटिंग्स, और जो हर एक सोर्स है वो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट डिफरेंट UFO साइटिंग्स की। तो रीड द आर्टिकल केयरफुली एंड रिकॉर्ड द इन्फॉर्मेशन
दैट ईच सोर्स गिव्स। तो हमें यहाँ पे आर्टिकल को रीड करना है और बाद में रिकॉर्ड करना है हमें इन्फॉर्मेशन कि कौन सा स्रोत कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो अब सबसे पहले आप ये जो टेबल है उसको देख लीजिए। यस, ओके। सो टेबल में हमें यहाँ पे सोर्स यानी कि स्रोत के बारे में बताया गया है और फिर इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए इसको हम एक बार जो है रीड कर लेते हैं। BBC न्यूज़। तो सबसे पहले BBC न्यूज़ क्या हमें BBC न्यूज़ क्या है? तो BBC न्यूज़ हमारा स्रोत है और वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें वो भी हम एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन BBC न्यूज़ हमें दे रहा है। द इंडियन आर्मी हैज स्पेंट 6 months वॉचिंग। जो इंडियन आर्मी थी उन्होंने 6 महीने बिताए थे UFO साइटिंग्स को करते करते। दे थॉट दैट दे माइट बी एयरप्लेन्स और सैटेलाइट्स। पर उन्हें क्या लगता था कि ये जो UFOs है एक्चुअल में वो क्या हो सकते हैं? वो एरोप्लेन्स या सैटेलाइट्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा सोर्स आता है? अब टेलीग्राफ वाला सोर्स आता है। तो टेलीग्राफ वाला सोर्स हमें क्या बता रहा है? ऑथोरिटीज सेज दैट 329 साइटिंग्स ऑफ UFOs were documented over a lake in the patrolled region between last August and February। तो यहाँ पे बताया गया कि जो ऑथोरिटीज़ है वो हमें ये बताती है कि 300 से ज़्यादा बार UFOs की साइटिंग्स जो है वो दिखी गई है। और कहाँ दिखी गई है? तो एक लेक के पास दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको एग्जैक्ट नंबर दिया गया है, 239 बार जो है साइटिंग्स की गई है UFOs की। और वो कब की गई है? तो अगस्त और फरवरी तक की गई है। बिटवीन उन महीनों में UFOs की साइटिंग जो है वो देखी गई है। मिलिट्री सोर्सेस। अब क्या आता है? तो सोर्स क्या है? अब हमारा स्रोत क्या है? मिलिट्री है। चलिए देखते हैं मिलिट्री हमें क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है। द ऑब्जेक्ट्स सीम टू रेगुलरली राइज फ्रॉम द होराइजन एंड स्लोली क्रॉस द स्काई। तो यहाँ पे क्या बोला गया? तो ऑब्जेक्ट्स जो थी ना वो रेगुलरली क्या करते थे? वो रेगुलरली आसमान में से होराइजन में से उठते थे और फिर स्लोली वो जो आकाश था उसको क्रॉस करके एकदम से फटाफट से चले जाते थे। ऐसा मिलिट्री सोर्स वाले कह रहे हैं। फिर आर्मी लैंस नायक मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं वो हमें यहाँ पे दिया गया है। तो इन शॉर्ट हम बता सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज के बारे में बात की गई है कि जो हमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रहे हैं। तो आप चाहो तो एक बार इस टेबल को आप अच्छे से रीड कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देखिए मैंने एकदम टेबल को सेट करके रखा है, तो आप अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप आ जाइए एक्टिविटी नंबर 7 पे। तो एक्टिविटी नंबर 7, एक मिनट, थोड़ा सा PDF जो है ना वो थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। द फॉलोइंग सेंटेंस यूज वर्ब्स दैट आर पैसिव वॉइस। There are many reasons for using passive voice. One reason we might use passive voice for a verb is that we want to make the person doing the action of the verb seem less important. For example, Jitendra wrecked the car. Wrecked is active voice and the person who did the wrecking is obvious. The car was wrecked. Okay, तो यहाँ पे हमें एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। आप लोग सब जानते हो कि एक्टिव पैसिव वॉइस कैसे होता है। देखिए आपको DM सर ने समझाया ही है। तो एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है और पैसिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आप शायद इस एक्टिविटी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जानते हो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं उसके रिलेटेड, तो आप इसको रीड कर सकते हो। फिर डिसाइड इफ द सेंटेंसेस आर एक्टिव और पैसिव। राइट A फॉर एक्टिव एंड P फॉर पैसिव। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें डिसाइड करना है कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो एक्टिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अ मीटिंग फॉर हाई लेवल ऑफिशियल्स इज शेड्यूल्ड लेटर दिस मंथ। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा हमारा हो जाएगा? ये पैसिव हो जाएगा। क्यों पैसिव हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्यों ये पैसिव है। इज शेड्यूल्ड इज इन पैसिव वॉइस। तो इज शेड्यूल्ड नाम का जो वर्ड है ना वो हमारा क्या है? वो पैसिव वॉइस में है। मीटिंग इज शेड्यूल्ड इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट हु शेड्यूल्ड इट। तो मीटिंग शेड्यूल की गई है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ना कि वो कि किसने जो मीटिंग है उसको शेड्यूल किया है। फिर ऐसे ही सेकंड नंबर में हमें दूसरा जो है एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये सेकंड नंबर का हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। एजेंसीज हैव नॉट बीन एबल टू आइडेंटिफाई दिस ल्यूमिनस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। तो हैव बिन हमें यहाँ पे दिया गया है, हैव डैश 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 बीन दिया गया है इज एक्टिव वॉइस। तो इसके कारण हमें पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस है।
एजेंसीज हैव फेल्ड इन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं दिए गए हैं। वैसे ही थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ही वॉज आस्क्ड इफ दीज पीपल हैव प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस। तो एक्टिव कैसे है, ये हैव प्रोवाइडेड इज इन एक्टिव वॉइस एंड वॉज आस्क्ड इज इन पैसिव वॉइस। तो ऐसे ही सारे आपको एग्जाम्पल्स जो हैं वो दिए गए हैं, तो आप एक बार जो है इनको रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सारे कितने नंबर तक, हमें 12 नंबर तक सारे सेंटेंसेस दिए गए हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में इसको रीड कर ले, ठीक है। चलिए अभी हम मूव ऑन करते हैं एक्टिविटी नंबर 8 पे। तो एक्टिविटी नंबर 8 हमें क्या बताती है वो एक बार हम देख लेते हैं। रीड दिस इंटरव्यू विथ कार्ल सेगन, अ रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट, एज ही डिस्कसेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स। तो हमें एक इंटरव्यू रीड करना है कि जो कार्ल सेगन के साथ हुआ था, जो एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है, और वो डिस्कस कर रहे हैं उनका नज़रिया, उनका देखने का नज़रिया एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के बारे में। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, as you read, underline any words that are new for you. After you read, ask your classmates, use a dictionary, or ask your teacher for help with words you don't know. Help everyone in your class understand the reading. तो यहाँ पे बोला गया है कि आप जब पढ़ते हो तो आप अंडरलाइन करिए उन शब्दों को कि जो आपके लिए थोड़े से नए हैं, जो आपने नहीं सुने हैं, और उसके बाद आप उसे पढ़ें और उसे अपने क्लास, अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप उसे अपने क्लासमेट्स के साथ भी डिस्कस जो है कर सकते हैं। यूज़ अ डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। तो आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो उन न्यू वर्ड्स को पहचानने के लिए, और आप अपनी टीचर की भी हेल्प ले सकते हो उन वर्ड्स को पहचानने के लिए कि जिनको आपने पहली बार सुना है, जिनके मतलब आप नहीं जानते हो। सभी को आप हेल्प कीजिए इस एक्टिविटी को कैरी आउट करने में। काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिए। Somewhere something incredible is waiting to be known. Somewhere something incredible is waiting to be known. कहीं पर कुछ तो ऐसा कुछ गजब सा है कि जो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसे जाने। ये कहावत जो है किसने लिखी है? कार्ल सेगन ने, ठीक है। कार्ल सेगन जो है काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट है। न्यू वर्ड्स, देखिए न्यू वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। न्यू वर्ड्स, कितने सारे न्यू वर्ड्स है देखिए। कैप्चर्ड है, नोशन है, एब्सोल्युटली, ट्रांसफॉर्मिंग, स्टेक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे हमें न्यू वर्ड्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो ये देखिए, आप टेक्स्ट बुक में जब इसे रीड करेंगे तो इंटरव्यू आपको जो है टेक्स्ट बुक में दिया गया है, तो आप पहले रीड कर लीजिए और बाद में न्यू वर्ड्स जो है वो इसमें से आप रीड कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं एक्टिविटी नंबर 9 की तरफ। Okay. Evidence is information that convinces us something is true. तो सबूत क्या होता है? तो सबूत कुछ इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें कन्विंस कर लेती है किसी चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए। तो एविडेंस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। एविडेंस इज फैक्ट्स दैट शो क्लियरली दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू। तो एविडेंस यानी कि जो सबूत होते हैं वो हमेशा ही हमें मदद करते हैं किसी चीज़ पर आंख मूंद कर विश्वास करने के लिए, यानी कि ये जानने के लिए कि कोई चीज़ सचमुच सही है या नहीं, उसके लिए। एविडेंस इज इंफॉर्मेशन दैट वी कैन यूज टू हेल्प एंड एक्सप्लेन व्हाई वी थिंक व्हाट वी थिंक। तो एविडेंस जो होती है वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, एक ऐसी जानकारी होती है कि जो हमें मदद करती है कि ताकि हम दूसरों को समझा सके कि क्यों हम ऐसा सोचते हैं और क्या हमारा सोचने के पीछे रीज़न है। When we give our opinion or idea, people often ask why we believe what we do. One way that we answer why with information and facts from different sources. तो अलग अलग स्रोत के बारे में से अलग अलग स्रोत के साथ ही हम अलग अलग सबूतों को इकट्ठा करते हैं और बाद में उन अलग अलग सबूतों को इकट्ठा करने के बाद एक अच्छा सा हम एविडेंस जो है उसको पेश कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला आप देख लीजिए। Use everything you have learned and thought about to answer the following questions. कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमें, उनको हमें आंसर करना है। फर्स्ट नंबर आप देख लीजिए। What do you think the Indian Army truly saw?
तो आपको क्या लगता है कि जो इंडियन आर्मी थी, जो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल्स थे, भारतीय सेना के जो नायक थे, उन्होंने, आपको क्या लगता है कि उन्होंने सचमुच में क्या देखा था? देखिए, मैंने मेरी तरफ से आंसर फॉर्म किया हुआ है। मैंने बहुत बार बोला है और अभी बोल रही हूँ कि इंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश में आप खुद से जो है आंसर्स जो है उनको फॉर्म करके लिख सकती हो। तो इसी इसी तरह से अगर आप इन क्वेश्चंस का आंसर खुद से बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। बट मैं यहाँ पे आपके सामने आंसर्स इसीलिए पेश करती हूँ ताकि आपको राइटिंग स्किल्स जो है करने में थोड़ी मज़ा आए और थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाए कि हाँ, मैं इस आंसर में प्रॉपरली लिखना क्या है। चलिए आंसर रीड कर लेते हैं। द इंडियन आर्मी स्पेंट 6 months वॉचिंग एरोप्लेन्स और सैटेलाइट्स, but in fact they might have watched the rising and the setting of each night of the planets Jupiter and Venus. तो यहाँ पे आंसर बताना चाहता है कि इंडियन आर्मी ने 6 महीने स्पेंड किए, 6 महीने गुजारे हैं उन्होंने एरोप्लेन्स और सैटेलाइट्स को देखते देखते। पर एक्चुअली हुआ ये था कि उन्होंने एक्चुअली में जुपिटर और वीनस नाम के प्लैनेट्स को देखा था कि जो हर रात और हर सुबह उठते और ढलते थे। सेकेंड नंबर पे मूव ऑन करते हैं। विच इन्फॉर्मेशन डिड यू लर्न फ्रॉम द सोर्सेज इन यूएफओज इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स कैन यू यूज एज एविडेंस दैट योर आइडिया इज ट्रू? इसका भी आंसर देखिए, लिखा गया है वी गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट यूएफओज इन इंडिया, प्लेन्स और प्लैनेट्स. Different sources give different information. Here, for sightings of UFOs, the Indian Army reported to have spent 6 months watching aeroplanes or satellites. The Telegraph reported to have documented 329 sightings of UFOs over a lake in the patrolled region between last August and February. Military sources say that the objects seem to regularly rise from the horizon and slowly cross the sky. Army Lance Naik Manmohan Singh reported to have noticed a delay of 4 minutes in the appearance of one of the objects each consecutive day. Singh also said that the objects seemed to be brightest lights in the sky and always moved from following the stars. Tushar Prabhu, astronomer from IIAP, said that their task was to determine whether the objects were celestial or terrestrial. The Indian Army team concluded that the objects observed were the planets Jupiter and Venus. The IIAP team said that the stars and the planets over the horizon appear to be very bright because of increased atmospheric transparency at high altitude, and that both Jupiter and Venus were the brightest planets in the sky at the time. Local farmers claimed to have videotaped the objects that did not seem to be planes or planets. According to the UFO experts, there have been so many UFO sightings in the area that there may be an underground UFO base in the area where the UFOs appear. No idea out of all these is mentioned above can be used as evidence. तो देखिए यहाँ पे हमें in short बोला क्या गया है, what is said to us in this paragraph is actually the rising and setting of the planets Venus and Jupiter. So यहाँ पे बोला ये गया है हमें कि जुपिटर और वीनस नाम के जो दो प्लैनेट्स थे, तो military officials thought that these planets were actually something like planes or satellites. But जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको क्या लगता था कि ये जो है ये तो कुछ प्लेन्स और सैटेलाइट्स जैसी कोई चीज़ है, पर एक्चुअली में क्या था कि नहीं, वो तो जो प्लैनेट्स जुपिटर और वीनस थे वो थे। तो उस वक्त हुआ क्या कि जो एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी थी जो वो बढ़ गई थी, तो इसी के कारण जो जुपिटर और वीनस नाम के जो दो प्लैनेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ब्राइट दिख रहे थे। तो इसलिए जो आर्मी ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि शायद ये कुछ हटके चीज़ है। बट जब IIAP की टीम ने रिसर्च किया और सब उन्होंने वर्कआउट किया, तो उसके बाद उनको पता चला कि नहीं, एक्चुअली में जो मिलिट्री ऑफिशियल्स देख रहे थे वो तो एक्चुअली में जुपिटर और वीनस नाम के दो प्लैनेट्स थे। तो यही हमें बताया गया है। तो इतने सारे आपको पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ये जो मैंने बड़ा सा आंसर अभी रीड किया उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स, many points are included in this paragraph which I read just. So you can use any of the evidence from this particular paragraph, okay, for writing about your answers, okay. So ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को यहाँ पे एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हो ताकि आप जो है अपना आंसर अच्छे से फॉर्म कर सको। Use the paragraph to help you write about your ideas. Add as many sources and as much information as you need for your evidence. Acha. I think that UFOs seen by the Indian Army can be identified as Jupiter and
Venus. Evidence for my idea can be found in the information given by military sources. The information provided was that these objects regularly rise from the horizon and slowly cross the sky. तो यहाँ पे हमें उस पैराग्राफ को यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है ताकि हमें मदद मिल सके हमारी लिखावट को सुधारने के लिए, जिससे कि हमारी लिखावट जो है वो काफ़ी सोच विचार के बेस्ड पे होने लगे, यानी कि न्यू आइडियाज़ के बेस पे होने लगे। और हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत ऐड करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि जिससे हम एक एविडेंस, एक सबूत, पुख्ता सबूत जो है उसको बना सकें। तो ऐसे ही आप लिख सकते हैं कि मैं सोचती हूँ कि यूएफओज जो इंडियन आर्मी ने देखे थे वो माना जाता है कि वो जुपिटर और वीनस थे। और मेरा जो ये एविडेंस है वो मैंने इससे बनाया है, मिलिट्री सोर्सेस ने जो इंफॉर्मेशन दी है उससे मैंने अपना एक एविडेंस जो है उसको मैंने तैयार कर लिया है। चलिए अभी एक्टिविटी नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 10 जो है उसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। मे बी ये शायद लास्ट एक्टिविटी है, तो चलिए इसको भी एक बार देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तो देखिए यहाँ पे आप पहले जो ब्रैकेट में आपको ये दिया गया है उसको आप जो है पहले रीड कर लीजिए। 1 light second is equals to 299,792.458 kilometers. 1 light minute is equals to 17,987,547.5 kilometers. The nearest star is Proxima Centauri and it is 4.243 light years away from the ground. ओके, तो अभी यहाँ पे हमें आंसर करना है कुछ क्वेश्चंस को। चलिए ये पहले रीड कर लेते हैं। The universe is such a huge place that many people think there must be other life somewhere. So you know what, you have universe is a very 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 big space, and we all know that UFO is something which is never ending. Okay, so we in fact everyone in this world thinks that there are some extraterrestrials also residing in our universe. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि हमें लगता है, हम सभी को लगता है कि यूनिवर्स इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी स्पेस है, इन्फिनिटी है वो, तो इसी के लिए एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का होना काफ़ी ज़्यादा सबूत देने लायक चीज़ है। लाइफ समवेयर इन जस्ट बिकॉज इट इज़ सो ह्यूज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ हो ही सकती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीव तो ज़रूर से होगा, ऐसा हमारा मानना है। ओके, द यूनिवर्स इज़ सो ह्यूज दैट इट मस्ट बी मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है कि उसको तो लाइट ईयर्स में मेजर करने पड़ेगा हमें, और शायद उसमें भी ना हो, क्योंकि जो यूनिवर्स जो है ना वो तो एक काफ़ी ज़्यादा अनएंडिंग सी चीज़ है। लाइट इज़ द फास्टेस्ट थिंग वी कैन नो। तो लाइट जो है ना, लाइट आप सभी देखते हो ना, तो वो फास्टेस्ट मूविंग थिंग है। क्या आपको पता है? चलिए मैं आपको एक फैक्ट बताती हूँ। आपको पता है कि साउंड की गति से उड़ने वाले प्लेन्स होते हैं, तो ऐसे प्लेन्स तो बन चुके हैं, बट यू नो व्हाट, अभी हमारा वर्ल्ड क्या ट्राई कर रहा है, अभी हम जो इंसान है, हम ह्यूमंस हैं, वो क्या ट्राई कर रहे हैं, हम ऐसे प्लेन्स को बनाने का ट्राई कर रहे हैं कि जो लाइट की स्पीड से चले। यस गाइज, हम लोग ऐसे प्लेन्स को बनाने की ट्राई कर रहे हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स की, जो लाइट की स्पीड से चले। क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये मैंने खैर मेरे मन में आया इसलिए आपको बताया है। तो इट ट्रैवल्स एट 299,792.458 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी जल्दी से ये लाइट पसार हो जाती है कि आपको दिखेगा भी नहीं, और ऐसे करके चली जाएगी, ऐसे एक झलक में ही चली जाएगी, आपको झलक भी नहीं देगी, इतना ज़्यादा फास्ट वो मूव करती है। आवर सन इज 8.33 लाइट मिनट्स अवे। तो जो सन है, सन आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमसे 8.33 लाइट मिनट्स अवे है, मीनिंग दैट इट टेक्स द लाइट फ्रॉम द सन 8.33 मिनट्स टू रीच अस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सन की जो लाइट है ना, वो हमारे तक पहुँचने के लिए, अर्थ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लेती है? तो वो लेती है 8.33 मिनट्स का टाइम अर्थ तक पहुँचने के लिए। इमेजिन हाउ फार अ लाइट ईयर मस्ट बी।
तो आप इससे ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो लाइट ईयर है ना वो कितना बड़ा होगा। आप सोच भी नहीं सकती इतना बड़ा है यूनिवर्स, और हमारी धरती जो है वो तो सिर्फ एक छोटी सी प्लैनेट ही है, और हम तो जो है यूनिवर्स को अभी जानते भी नहीं है पूरा, काफ़ी ज़्यादा अनडिस्कवर्ड सी चीज़ है ये कैसी चीज़ है कि आप जितना चाहो उतना डिस्कवर करते रहो फिर भी ख़त्म ही नहीं होगा, इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है यूनिवर्स। चलिए आगे चलते हैं। द मोस्ट रिसेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट साइंटिस्ट हैव एविडेंस of comes from light that has taken 14 billion years to reach us. It is 14 billion light years away, and there may be more universes farther away than that. Oh my god, देखिए यहाँ पे कितनी हमें अच्छी सी बात बताई गई है कि जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंट पार्ट, जो सबसे ज़्यादा दूर वाला पार्ट जो हमें अभी तक पता है, बाहर देकर बोल रही हूँ, जो हमें अभी तक पता है वो कितना है। तो साइंटिस्ट क्या इसके पास सबूत है कि उस लाइट को हमारे तक पहुंचने के लिए 14 बिलियन ईयर्स लगे थे। उस लाइट को हमारे तक पहुंचने के लिए 14 बिलियन लाइट ईयर्स का टाइम लगा था। तो आप इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे यूनिवर्स में जो है हमारी कितने सारे यूनिवर्स भी हो सकते हैं। यूनिवर्स के अंदर भी 2 और यूनिवर्स, 3 और यूनिवर्स, ऐसा सब हो सकता है। तो यूनिवर्स जो है मैंने जैसे आपको बताया कि इन्फिनिटी सी चीज़ है, ठीक है, इसका कोई सीमा है ही नहीं। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बाद में जो है हमारा आज का वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसी के साथ साथ हमारी चैप्टर नंबर 4 की जितनी भी एक्टिविटीज़ थी वो भी सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चंस को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। What do many people think about the universe? तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट थिंग्स जो ज़्यादातर लोग हैं वो क्या सोचते हैं यूनिवर्स के बारे में, वो क्या सोचते हैं अंतरिक्ष के बारे में। The universe is such a huge place that many people think that there must be other life somewhere in just because it's so huge. तो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्स इतनी ज़्यादा बड़ी जगह है तो उसमें ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिर्फ हम ही अकेले लोग हैं जो जीवित हैं, सिर्फ हमारी ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, काफ़ी सारे लोग और भी होंगे, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स भी होंगे कि जो शायद हमारे से ज़्यादा एडवांस होंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। हाउ कैन द डिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स बी मेजर्ड। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि कैसे जो है अंतरिक्ष का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर कर सकते हैं। हाउ फास्ट डज द लाइट ट्रैवल। और आपको क्या लगता है कि कितनी तेज़ी से जो रोशनी होती है वो गुजरती है। आंसर, द यूनिवर्स इज सो ह्यूज दैट इट इज़ मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। यूनिवर्स इतनी ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि वो लाइट ईयर्स में जो है मेजर की जाती है। तो लाइट ट्रैवल्स एट द रेट ऑफ 299,792.458 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी तेज़ी से जो है लाइट ट्रैवल करती है। चलिए थर्ड नंबर पे मूव ऑन करते हैं। हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो सन है, सूरज जो है वो कितना दूर है धरती से। हाउ फार इज द मोस्ट डिस्टेंस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा यूनिवर्स का कोना जो है जो अभी तक नोन है वो कितना दूर हो सकता है। उसका भी आंसर हमें दिया गया है। द सन इज 8.33 लाइट मिनट्स अवे। सन जो है, सूरज जो है वो हमसे 8.33 लाइट मिनट्स दूर है। इट मीन्स दैट इट टेक्स द लाइट फ्रॉम द सन 8.33 मिनट्स टू रीच अस। तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया। फिर आगे दिया गया है द मोस्ट डिस्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज 14 बिलियन ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। सबसे ज़्यादा जो दूर वाला पार्ट है यूनिवर्स का जो टिल डेट नोन है वो कितने लाइट ईयर्स अवे है, तो 14 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है धरती से। फिर दूसरे भी हमें एडिशनल जो है क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने कितनी एक्टिविटी सॉल्व की है वो एक बार देख लेते हैं। हमने आज सॉल्व की एक्टिविटी नंबर 5, एक्टिविटी नंबर 6, उसके बाद हमने सॉल्व की है एक्टिविटी नंबर 7, एक्टिविटी नंबर 8, साथ ही साथ सॉल्व की है हमने एक्टिविटी नंबर 9, और बाद में हमने सॉल्व की एक्टिविटी नंबर 10। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारी जो चैनल है रैंकर्स चैनल, तो उसको आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिलती रहे।
और तो और आप ये जो वीडियो है वो आपके सारे फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री एजुकेशन देना ही हमारा मोटो है यूट्यूब के ज़रिए, ताकि जो सारे बच्चे हैं उन तक हमारे वीडियोस जो है वो पहुंच सके। तो आप इस इरादे में हमारी अगर मदद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ जो है मिल सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। बाय बाय।